दिल्ली के दिल में मोदी हैं, ये दिल्ली की जनता ने बता दिया। दिल्ली का ये पूरा का पूरा चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जमीन पर बहुत मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी की एक जबरदस्त लोकप्रियता हाल के दिनों में देखने को मिली, क्योंकि एक के बाद एक तमाम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। दिल्ली एक ऐसा दुर्भेद्य किला बना हुआ था जहां तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंच बनाने में मुश्किलात आ रही थी। और देखिए 27 साल का एक वनवास हो गया, बड़ा लंबा इंतजार हो गया था कि जब भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के लिए हाल का समय, खासतौर पर पिछला एक साल देखें तो बहुत गड़बड़ वाला रहा है। खासतौर पर शराब घोटाले के आरोप, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, उनसे पहले मनीष सिसोदिया का जाना, और एक के बाद एक जितने टॉप लीडर थे उनके जेल जाने के बाद ये जो भ्रष्टाचार वाली इमेज आम आदमी पार्टी के ऊपर चस्पा हुई, कट्टर ईमानदार वाली बात बार बार उनको कहनी पड़ी जनता के बीच में जाकर, ये सारी चीजों ने स्पष्टता बता दिया कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। वहीं जो वादे अभी तक आम आदमी पार्टी करती रही, भारतीय जनता पार्टी ने कई अन्य राज्यों में वादे किए हैं। और दिल्ली में यमुना, देखिए यमुना मैया की जय जयकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की और इसी के साथ अंत किया। स्पष्टता यमुना की स्थिति में सुधार आए, ये उनका भी संकल्प है, और यमुना की स्थिति में सुधार आए ये हर दिल्ली वासी का संकल्प है। यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है। अब देखते हैं कि यमुना पर क्या कार्य किया जाता है, क्योंकि बीजेपी को बेशक एक बड़ा मैंडेट मिला है और जनता ने बहुत भरोसा जताया है, तो इसके साथ में जिम्मेदारी भी आती है। और बीजेपी ने पहले ही कहा है कि हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम वादे नहीं कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प है। तो चाहे वो कई सड़कों की बात की गई हो, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाया है। खैर, कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे रहे और दिल्ली का ये चुनाव बहुत दिलचस्प, बड़े कांटे का मुकाबला शुरुआत में दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह का नतीजा आया उससे बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली ने मन बना लिया था इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और देखिए क्या शानदार आंकड़े बीजेपी के लिए आए हैं। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और 22 पर सिमट कर रह गई है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, ये उनके लिए और ज्यादा बड़ा झटका है। दिल्ली की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और इस भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर जोरदार हमले किए हैं। उन्होंने इसको विकास विज्ञान की जीत बताया, अराजकता, अहंकार और आपदा की हार बताया। और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया है, एनडीए मतलब विकास और सुशासन की गारंटी है, देश को तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण चाहिए। इस तमाम बातें जो हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कही हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही हैं वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। इस नतीजे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका परिश्रम ये विजय को 4 चांद लगा देता। और आप सभी कार्यकर्ता इस विजय के हकदार हैं। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं भी आप सबको ये विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। साथियों, दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं की। 2014, 2024 तीनों चुनाव में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 की 7 सीटों पर भव्य विजयी बनाया। आज दिन भर कई बातें कई मेहमानों से हुई, तमाम प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई। लेकिन ये जो फाइनल डिस्कशन होता है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अब इफ बट कोई इंतज़ार की बात नहीं है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। अखिल चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अंशु जोशी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर अंशु कई मुद्दों पर बोलती हैं, राजनीति पर भी उनको हम सुनते रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सहयोगी कोमल भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, पहले मैं आपसे सवाल ले लेता हूं क्योंकि अब लाख टके का एक ही सवाल है, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन इस दौड़ में आगे चल रहा है, किस तरह की सुगबुगाहट है? अभी तो हमने बड़ा जश्न देख लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अंदर खाने इस पर तैयारी शुरू हो गई होगी इतने बड़े मैंडेट के बाद। तो बिल्कुल, देखिए, हालांकि जो बीजेपी आला कमान का जो फैसला होता है उसके बारे में आप कितने भी निशाने अंदाजे लगाइए, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये हमने हरियाणा में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के फैसले को देखा। तो ऐसे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब ये सवाल है बीजेपी की इस जीत के बाद। लेकिन कई नाम जो है सामने आ रहे हैं, उनमें एक प्रवेश वर्मा का भी नाम है क्योंकि उनके पिता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस सीट से वो दमदार सीट से वो जो जीते हैं, उस अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, उनके सामने जीते हैं। एक जो जबरदस्त टक्कर थी और उनके लिए चैलेंज था। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि दिल्ली और उसके एनसीआर जो है उधर सारी जगह बीजेपी की अब सत्ता है, और ऐसे में वहां पर पश्चिमी यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहां पर भी जाट हैं, तो प्रवेश वर्मा भी एक जाट चेहरा है, तो एक संदेश भी वहां पर जाएगा। तो प्रवेश वर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कई और नाम शामिल है। लेकिन देखिए, जब तक कि मोहर पूरी तरह नहीं लग जाती तब तक सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब इस पे जल्दी, क्योंकि आज जश्न बिल्कुल ठीक। कोमल, आपकी जो एनालिसिस है, लगभग मैं अभी जब हमारे साथी मुझसे पूछ रहे थे और यहाँ पर हम लोग अपने डिजिटल पर जब एक एनालिसिस रख रहे थे तो मेरी एनालिसिस भी यही कहती है। मैं नॉस्टैल्जिक भी हो गया था क्योंकि साहिब सिंह वर्मा साहब के साथ में मुझे कई बार बातें करने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट जब हुआ, जब उनकी मौत हुई थी, उस समय पर लगभग भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बन गई थी कि एमसीडी चुनाव के बाद में वो आ जाएंगे सत्ता में। हो नहीं पाया था ऐसा।
लेकिन उन्हें खुद भी लगता था कि अब अवसर उनको मिलेगा, इतना बड़ा चेहरा थे। तो देखते हैं कि वो उनका अधूरा सपना जो वहां पर टूटा था वो यहाँ पूरा होता है कि नहीं। इसकी एक बड़ी वजह है कि हमने अमेठी को देखा, हमने देखा कि स्मृति ईरानी हारी, उसके बावजूद उनको मंत्रालय मिला, फिर जीती तो कितना बड़ा पोर्टफोलियो मिला। तो जो बड़े किरदार को हराता है उसको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है, ये एक परंपरा है, बीजेपी की सोच है। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव हों, चाहे भजन लाल शर्मा हों, चाहे साय साहब हों, ऐसे तमाम चेहरे बताते हैं कि बीजेपी जो है डार्क हॉर्सेस पर ज़्यादा दाव लगाती है। खैर, आज सबसे जो चुनौतीपूर्ण दिन रहा वो वैभव जी आपके लिए रहा। शुरुआत आपसे, मुझे बताएं आज की ये जो हार रही है इसके बाद में आप लोगों के राजनीतिक भविष्य तक को लेकर सवाल खड़े होने लगे। प्रधानमंत्री को भी आपने सुना होगा, तो आप जो कहना चाहें अपने दिल की बात कहें। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बाकी सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीतिक भविष्य पे बार बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से लगभग 12 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपना मुकाम हासिल किया है, वो एक अपने आप में कुदरत का करिश्मा है, भगवान का आशीर्वाद है। हम पूर्ण तरीके से दिल्ली की जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई की, और उनको ऑल द बेस्ट कि जो उन्होंने वादे किए थे वो दिल्ली की जनता के साथ करें। लगभग 2 दशमलव के आसपास परसेंटेज का अंतर है, वोटिंग परसेंटेज का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। 43.57% हमारा रहा है, 45.56% भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो दिल्ली की जनता का अभी भी आम आदमी पार्टी पे पूर्ण विश्वास है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और जहां तक जो भी फैसला दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के लिए लिखा है, अब वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की है, हम उसको एकदम नहीं, मुझे अच्छा लगा आपने एक बैलेंस व्यू अपना रखा और आपने इसको स्वीकार किया, अच्छी बात है। अखिल जी, आपके लिए तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया आज का दिन, क्योंकि ना आप स्वयं कुछ कर पाए हैं बल्कि आम आदमी पार्टी का कई जगह पर खेल बिगाड़ दिया आपने। तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने एक तरह से सहयोग पहुंचा दिया बीजेपी को। नहीं, आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की बात नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी का काम चुनाव लड़ना भी होता है। तो हमने अपना चुनाव लड़ा, और ये दिल्ली वही स्टेट है जहां पे हम 2013 तक सत्ता में रहे हैं, लगातार कई सालों तक, 15 वर्षों तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। और जो आज की दिल्ली का नज़ारा हम देखते हैं, चाहे वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके फ्लाईओवर्स हो, प्रदूषण के उसमें, अगर आपको याद होगा 2000 से पहले 96, 97, 98 का दौर भी हमें याद करना चाहिए, जब प्रदूषण की बहुत विकट स्थिति थी, उस इतने सालों 30 साल पहले भी। तो हमारा तो अधिकार है, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी चुनाव लड़ना ही चाहिए। तो उसमें कोई जीत हार तो होती रहती है, और जहां तक हमने इनका काम बिगाड़ा हो उसके बारे में बात है, तो हरियाणा के चुनाव के नतीजे भी हमारे सामने थे, और हरियाणा के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का रुख अपनाया था, तो उसको देखकर वो बिट्रेयल वाली जहां तक बातें उठ रही हैं, तो बिट्रेयल हरियाणा में हमारे साथ में हुआ था, और उससे पहले भी। चलिए, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं, फिर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अभी उसके बाद में। डॉक्टर अंशु, ये जीत, क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा है? आम आदमी पार्टी से दुराव हो गया, दूरियां बढ़ गई दिल्ली की जनता की, भ्रष्टाचार वाले आरोप, क्या आप कुछ अगर संक्षेप में बताना चाहें तो कैसे आप इसको एनालाइज करेंगी? प्रवीण जी, 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, सुशासन की जीत है, जनता ने सुशासन को, मोदी जी के नेतृत्व को चुना है, उनकी जो एक भ्रष्टाचार मुक्त छवि है उसको चुना है, और ये भी क्लियर कर दिया है कि जनता की आंखों में आप बहुत समय तक धूल नहीं झोंक सकते। तो आप यदि इस बार के चुनाव को देखें, बड़े दिलचस्प रहे। यदि आप कुल आपके इन 2 बार के कार्यकालों को और कांग्रेस के कार्यकाल को देख लें, तो भाजपा की लगभग 2 बार के वनवास के बराबर प्रतीक्षा के बाद वापसी हुई है हस्तिनापुर में। तो ये जीत भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी चीज हम देखें, इस बार भाजपा बहुत फ्रंट फुट पे खेल रही थी, और आप इस बार बहुत बैक फुट पे थी, जो आप जैसी पार्टी के स्वभाव के बिल्कुल अलग है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, प्रदूषण से जुड़े हुए मुद्दे थे, नारी सम्मान से जुड़े हुए मुद्दे थे, विशेषकर अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि थी, जो अन्ना हजारे से जोड़कर देखी जाती थी, इस बार उस छवि पे बहुत बड़ा प्रहार स्वयं उनकी पार्टी कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों से, वह शीश महल का मुद्दा था, यमुना मां का मुद्दा था, तो बहुत सारे मुद्दे थे, और आप इन पर बैकफुट पर ही नजर आई, फ्रंट फुट पर आ नहीं पाई। और सबसे शोचनीय स्थिति हमको कांग्रेस की दिखाई पड़ती है, उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा की सरकार ना बने,
इसके लिए पहली बार आपकी सरकार बनवाई थी अपने 8 विधायकों का समर्थन दिलवा के। अब हालत यह है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब जगह आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप खेल रही है। नहीं, और मैं आप मैं देख ये सकते तो हैं कि मानता हूं किस तरह आपकी से इस बात को, अगर कांग्रेस एक लाइन में कहूं तो विपक्ष जो है वो बड़ा कंफ्यूज रहा है। वो और कुछ सारे समीकरण भी ऐसे, आम आदमी पार्टी जो है वो खड़ी ही ऐसे हुई थी कांग्रेस के ऊपर। इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आपने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसको समझेंगे। क्यों आप समझ रही होंगी मैं शॉर्ट कमेंट ले रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है एक। तो मैं चाहूंगा कि रत्नाकर जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विकास जी मुझे एक टिप्पणी आपकी भी चाहिए कि अब चुनौतियां बीजेपी के सामने ज्यादा होंगी और काफी सारी उम्मीदें जो हैं, बेशक उसको संकल्प कहा गया है, लेकिन ये माँ यमुना मैया की जय जयकार के साथ आज शुरुआत हुई, तो सबसे पहले तो यमुना ही सबसे बड़ी चुनौती होंगी। नमस्कार सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। बीजेपी के लिए कि जो ये 2 डेकेड का वनवास था, 20 सालों का वनवास आज पूरा हुआ है, तकरीबन 20 सालों का वनवास पूरा हुआ है, और इसका श्रेय जो जाएगा वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाएगा, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पे बीजेपी ने ये संपूर्ण चुनाव लड़ा था। और मुद्दा यमुना मैया को साफ सफाई करके क्लीन करने का ये तो है ही है। और मोदी जी का अगर इतिहास देखा जाए तो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, जब वो गुजरात के सीएम थे, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वहां पे एक पूरा रिवर फ्रंट बनवाया। अहमदाबाद में साबरमती नदी की पूरी क्लीनिंग हुई है, वहां पे बहुत बढ़िया रिवर फ्रंट बना है। तो अब दिल्ली की जनता को तो संपूर्ण आशा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसा ही कुछ यमुना मैया का भी कार्यकल्प करेंगे। और दिल्ली अगर आप देखेंगे तो ये देश की राजधानी है, यहाँ पे पूरे विश्व के। अच्छा देखिए, आप ये तो है ही कि उम्मीदें हैं, लेकिन एक आज हम देखते हैं कि चुनावी मोड भी देखने को मिलता है। आज इशारों में सही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बिहार की राजनीति का भी जिक्र कर दिया, परजीवी कहते हुए, और आरजेडी पर भी टिप्पणी कर दी। और रत्नाकर जी तो उस विषय पर और थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। रत्नाकर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो दावे किए वो बिल्कुल ठीक निकले, आप कॉन्फिडेंट थे, और सचमुच में ये एक बहुत ज़बरदस्त जीत रही है, एक शानदार जीत रही है। जीत के क्या मायने भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बताना चाहेंगे, और आज प्रधानमंत्री के भाषण को कैसे डिकोड करें हम, क्योंकि वो तो बिहार को भी लेकर आए हैं, यमुना मैया की जय जयकार भी की है, तो यमुना क्या पहला फोकस होगा, और क्या आरजेडी को सलाह दे रहे हैं कांग्रेस से दूर रहो? देखिए प्रवीण जी, हमारे लिए जीत का मायने सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना, दिल्ली का विकास करना होता है। हमारे लिए सत्ता सुख जो है वो नहीं रहता है। जीतने का मतलब जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसका मायने ही यही है कि जनता ने आपको इतने बड़े मैंडेट से जो चुना है, तो जनता के लिए आप 5 साल किस तरह से देंगे, ये हमारे लिए इतनी बड़ी जीत जो है एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है, जैसा आप जानते ही। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि जितना प्यार दिल्ली वासियों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखाया है, बरसाया है, उसको हम काम के रूप में दिल्ली वालों को सूद सही समेत जो है वापस करने का काम करेंगे। मतलब आप समझिए, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विकास, सिर्फ विकास और विकास, यही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी कही है कि जिन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है, जिन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयरों का पैसा लूटा है, उन जो कैग, जब अगली हमारी कैबिनेट की पहली जब मीटिंग होगी उसमें कैग की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, और उन सारे भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। अब मैं आना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के ऊपर। देखिए प्रवीण जी, अगर किसी चीज की अति हो जाती है तो उसकी इति भी सुनिश्चित होती है। अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, 2 बार मैंडेट दिया। किस लिए दिया? काम करने के लिए दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पूरे 10 साल तक वो काम की जगह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। दिल्ली की जनता का भी जरा भी उन्होंने सुध नहीं लिया। आप फ्री की बातें करते हैं, फ्री देने का काम कितना करते हैं? जब हम काम पूछते हैं कि आपने क्या क्या काम किया, तो हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। एलजी को कहते हैं काम नहीं करने देते, केंद्र को कहते हैं कि काम नहीं करने देते। तो इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे एक पूर्ण विराम लग गया है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए दिल्ली की जनता का तो इनको पूर्ण विराम लग ही गया है, और यमुना मैया का पाप और श्राप दोनों लग गया है। जिस यमुना मैया का ये कसम खा रहे थे कि हम अगली बार अगर साफ नहीं आपको कर देंगे तो हमको दिल्ली की जनता हमको वोट नहीं देगी,
मत देना, तो दिल्ली की जनता ने इस बात को भी बहुत गंभीरता से लिया और इस बात को सत्य करके भी ठीक है। ये आपने कुछ बातें रखी और थोड़ा विस्तार में इस पर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को ले आए, तो वैभव जी ये बात तो सही है कि आप लोगों ने कई बातें कही जिसमें हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं और ये दिल्ली की जनता का वोट साबित करेगा। तो दिल्ली की जनता के वोट ने तो कुछ और साबित कर दिया, बल्कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट खुद गवा बैठे। तो ये क्या इसको ऐसे मैसेज के तौर पर लिया जाए कि आपकी बात को नहीं सुना गया और दिल्ली की जनता जिसके मैंडेट को आप स्वीकार कर रहे हैं वो कह रही है कि बीजेपी के आरोपों में दम है और हमने आपको ईमानदार नहीं माना? देखिए प्रवीण जी, कैग की रिपोर्ट में कितना भ्रष्टाचार है, कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, ये हमने पहले भी देखा है। तो मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता को इतना, उनका अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखूंगा तो उनको भी पता चल जाएगा कि कैग की रिपोर्टें उनके बारे में क्या क्या कहती हैं। द पॉइंट इज कि ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली की जनता को जिस तरह का कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो हम भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप अपने आप के आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बाय एंड लार्ज आपको भी आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको एक नई रास्ता दिखाने का होता है। तो हम ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, दिल्ली की जनता ने किन विषयों पर हम कम्युनिकेट कर नहीं पाए या किन विषयों पर हमको एक अपना फीडबैक मैं तो सिर्फ देखिए, क्योंकि बयान बहुत आते हैं ना, मैं वैभव भाई इसलिए पूछ रहा था कि बयान को बयान से ही समझें। बयान देते वक्त तो आपने कहा कि हम ईमानदार होंगे तो दिल्ली की जनता हमको चुनेगी और वो मोहर लगाएगी। उसने मोहर लगाई कि आपको नहीं चुन रहे हैं, तो क्या इसको ये माना जाए कि भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़े हैं आप पर? प्रवीण जी, मैं फिर से कह रहा हूं, ये चीज बिल्कुल इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्या ऐसा कम्युनिकेशन गैप रहा है दिल्ली की जनता के समक्ष, और वो बिल्कुल उस चीज को रेक्टिफाई किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। दिल्ली जनता जनार्दन है और जनता का फैसला सब सर्वमान्य पर, तो इसको देखने की आवश्यकता है। बेड़े इतना किसी रश करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की आवश्यकता मैं समझ गया आपकी बात। नहीं, आपने फिर भी काफी बातें कह दी ना कहते कहते भी। डॉक्टर अंशु, आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर और भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल निर्विवाद रूप से एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरते हुए दिखाई दिए। मैं अब भी नहीं कहूंगा कि वो आगे उनकी कोई संभावनाएं एकदम धूमिल हो गई या खत्म हो गई, बहुत संभावनाएं राजनीतिक रूप से उनकी रहेंगी, लेकिन ये वाला सेटबैक ऐसा है जिसके बाद उभरना जरा समय लगेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से ताकत बढ़ रही है, युवाओं से, तेजस्वी ओजस्वी युवाओं से आगे आने का आग्रह भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और यह भी देखा जा रहा है कि उनका ये टेन्योर आगामी जो नेतृत्व होगा उसके लिए एक अच्छा बेस बनाने के लिहाज से भी देखा जा रहा है। इस दृष्टिकोण से आज की जीत और राजनीतिक भविष्य को अब आगे आप कैसे देखती हैं? आज की जीत के भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़े मायने हैं, आपके लिए भी, और कांग्रेस के प्रवक्ता भाई भी यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़े मायने हैं। तो अरविंद केजरीवाल की छवि तो धूमिल हो चुकी है प्रवीण जी, ये तो हम सभी को मानना होगा। देखिए, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल गए, केजरीवाल खुद जेल गए, सिसोदिया जेल गए, और सारे हारे हैं आज। ये सारे बड़े चेहरे थे आपके और ये सारे हार गए हैं। तो जनता ने अपना मैंडेट बहुत स्पष्ट दिया है कि उसे एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, जो वो भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां भी शासित राज्य वहां पर जनता देख रही है, विकास के होते हुए कार्य भी देख रही है। इसीलिए जनता ने स्पष्ट रूप से मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को चुना है। तो भाजपा के लिए हाल फिलहाल स्थितियां बहुत बढ़िया हैं, चाहे विदेश नीति की दृष्टि से देखें, हम अभी इस बार का जिस प्रकार का बजट भाजपा लेकर के आई है उसे देखें, 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी मोदी जी की सरकार ने, उसे देखें, तो लोग अभी खुश हैं। और अभी मुझे लगता है कि आगे जब सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि सुशासन की गाड़ी जिस तरह से पटरी पर बाकी राज्यों में चल रही है वो यहां भी चले, मैं ऐसी आशा करती हूं। और कांग्रेस को भी अब इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है, क्योंकि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो किसी भी अच्छी सरकार और अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में सुदृढ़ विपक्ष का भी होना उतना ही आवश्यक है। तो कांग्रेस को भी अपने एक इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। आपको इस झटके से उभरने में भी समय लगेगा और इसका प्रभाव पंजाब और हरियाणा पर भी आपको पड़ते हुए दिखेगा, आप ये देखिएगा। मैंने ये देखा था अखिल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो पहली हुई थी उसके बाद एक उत्साह, मैं आता हूं जैन साहब आपके पास, एक सवाल क्योंकि कांग्रेस की तरफ आया वो ले लेते हैं। अखिल जी, उसके बाद थोड़ा सा एक जोश आया, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि जोश आता है और अचानक से ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया जीत ली है। फिर कर्नाटक के चुनाव ने, हिमाचल के चुनाव ने आपको थोड़ा और दिया, लोकसभा के चुनाव ने भी आपको थोड़ा बूस्टअप दिया,
लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाना ये कांग्रेस की बड़ी कमजोरी रही है। दूसरा, विपक्षी एकजुटता का जो एक प्रयास चल रहा था वो किसकी वजह से गड़बड़ हुआ वो तो एक एनालिसिस का अलग मुद्दा हो जाएगा, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत गड़बड़ाई हुई देख रही है। आपके कई साथी मुझसे कह रहे थे, मतलब आपके प्रवक्ताओं ने मुझसे इसी पैनल पर कहा है कि क्योंकि हमारा नेतृत्व ज्यादातर दक्षिण से है तो नॉर्थ की रणनीति बनाने में कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। बहरहाल आपकी क्या इस पर समझ कहती है? आने वाला समय तो बहुत चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए दिख रहा, परजीवी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आपको। देखिए, पूरा तो चुनाव का विश्लेषण है, उसका तो आत्ममंथन सभी लोगों को करना चाहिए और हमारी टॉप लीडरशिप में भी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर और भी जो नेशनल लीडर्स हैं उनसे लेकर स्टेट के जो दिल्ली प्रदेश के हमारे लीडर्स हैं उससे लेकर आम कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेकर पूरी बातें तो होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि अभी हम विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन हमने जो इनसे टाइप भी करा, जो इंडिया अलायंस में साथ में थे और 7 सीटों पे लोकसभा में साथ में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में हरियाणा के अंदर इन्होंने जिस तरह के आचरण का परिचय दिया और उन्होंने 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ लिया। लेकिन आपको थोड़ा सा इतिहास में भी लेकर जाना चाहूंगा। अभी अगर आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे थे और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को वो टेबल भी करेंगे जैसे ही उनकी फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग होगी। एक सीएजी की रिपोर्ट की बातों से ही अन्ना हजारे का जो आंदोलन शुरू हुआ, मैंने सुबह भी किसी टीवी चैनल पे कहा था कि ये जो अन्ना आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी उसके अंदर जैसे थिएटर के अंदर 3 लोग होते हैं, डायरेक्टर्स, एक्टर्स और प्रॉप्स बोले तो प्रॉपर्टी जैसे टेबल, कुर्सियां। तो अन्ना हजारे जी को तो एक टेबल कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था और एक उसमें जो एक्टर थे वो अरविंद केजरीवाल थे और उसका पूरा सोचने समझने का काम और डायरेक्शन का काम जो था वो आरएसएस का था। आप और मैं अगर पुराने लोगों से भी बात करेंगे उस टाइम पे हम लोग इन्वॉल्व नहीं, मैं तो आपकी बात मान रहा हूं, मैं तो इस पे इतनी बात कर रहा हूं, खूब खुद लिखता भी हूं, खूब मुझसे जब पूछा जाता है तो बोलता हूं। लेकिन क्यों कंफ्यूज हैं फिर? लोकसभा चुनाव में ये सारी चीजें भूल जाते हैं आप। दिल्ली का चुनाव होता तो याद आ जाती है, हरियाणा में आपको शिकायत हो जाती है क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन नहीं? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, हमने खिलाफत शुरू नहीं करी, हमने तो उनकी पुरानी तमाम कमजोरियों को नजरअंदाज कर भी हमने उनको इंडिया अलायंस के अंदर भी जगह अभी है कि नहीं साथ में टाइप अभी है कि नहीं साथ में? हरियाणा दिल्ली से पहले अब है कि नहीं? दिल्ली चुनाव के बाद साथ में है कि नहीं आप लोग? हाँ जी, अब साथ में है नहीं है? वो तो इंडिया अलायंस तय करेगा। अरे आप ही तो हैं फिर इंडिया अलायंस में, तो इंडिया ब्लॉक के तो सर्वे सर्वा कांग्रेस या सर्वे सर्वा की तो लड़ाई है, आप ही के तो नेतृत्व में है। देखिए, हम मोदी जी नहीं है, न हम भारतीय जनता पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल है उनको साथ में। मैं देखिए, मैं राजनीतिक रूप से कुछ नहीं बोल सकता, मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं जाता बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेकिन मोदी होना तो अभी किसी के लिए भी संभव नहीं है। जो मोदी है वो तो कोई नहीं हो सकता है। वो जिस तरह से अपनी आपने देखा आज ही के भाषण में उन्होंने सीधे बिहार को एड्रेस करना शुरू कर दिया है। वो चुनावी मोड में हमेशा है। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जैन साहब बोलिए। अभी जब मोदी जी की बात आई है तो एक छोटी सी बात बहुत ध्यान देने लायक है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बहुत भारी नुकसान हुआ था। कारण हुआ था कि रेवड़ी कल्चर बीजेपी एडॉप्ट नहीं कर रही थी और ऑपोजिशन ने 2 मुद्दे उठाए थे जिसको जनता ने अच्छे खासे एक्सेप्ट भी किए थे। और बीजेपी देखिए एक इलेक्शन मशीन, आपने बार बार बता रहे हैं कि बिहार की तैयारी हो रही है, बीजेपी बिहार यूपी की तैयारी में ऑलरेडी लग चुकी है। मोदी जी का आज का भाषण, जीत का भाषण वही दर्शाता है। उसके अलावा आप एक नोट कीजिए, लोकसभा चुनाव की मार के बाद वो हारे पड़े और परास्त नहीं हुए कांग्रेस की तरह। कांग्रेस को तो नई ऊर्जा आनी चाहिए थी लोकसभा चुनाव के बाद, बट देखिए हरियाणा हार गई। उसके बाद जो हाल इनका अभी हुआ है दिल्ली में, ये तो दयनीय स्थिति है। कांग्रेस को तो अपना खूब जोर अखिल जी कुछ कह रहे हैं? कैसे चलेगा? हाँ अखिल जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं अगर सभी लोग इलेक्शन की 24 घंटे 12 महीने बात करेंगे तो देश भी तो चलाना है। मोदी जी हम मानते हैं कि हमेशा उनके दिमाग में नहीं ये तो एक अलग बहस का मुद्दा हो जाएगा। देखिए चुनावी मोड में किसी संगठन का रहना वो तो काम ही है जनता के बीच में जाना। अब साल के अंत में चुनाव है तो वो चुनावी तैयारियां, अभी कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जो है अपनी तैयारियों को थोड़ा पुख्ता कर लेती है और वो नतीजे के तौर पर फिर सामने भी तो आता है। आप महाराष्ट्र देखिए ना, हरियाणा देखिए ना, आप लोगों को लगता था कि वहां आपका प्रदर्शन शानदार होगा, लेकिन कितना बड़ा उलटफेर हो गया। नाकर जी, अब बिहार की बात पर भी आप थोड़ा सा टिप्पणी करें। क्या बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है भारतीय? वो तो जुटी रहती है, लेकिन इस बार की क्या सोच है? आरजेडी को क्यों हिदायत दी जा रही है? क्या कोई नए समीकरण बन सकते हैं वहां?
देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सारे चुनाव को वो गंभीरता से लेती है और जनता के बीच में जाकर काम करने का काम करती है। और देखिए, सिर्फ ये कह देना कि आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, अपनी अपनी जो नाकामयाबियों को, जैसे कांग्रेस पार्टी है, वो सिर्फ ये कह देना कि आप चुनावी मोड में रहते हैं, मतलब उनको ना चुनाव की पड़ी रहती है ना काम करना होता है। तो इस तरह का आरोप लगा देने से हमारा जो उद्देश्य है वो कहीं से भटकेंगे नहीं। हम अपने उद्देश्य में लगे रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता जमीन पे उतर के काम करते हैं और अगला जो चुनाव होता है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है जो बिहार का, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प था। मैं तो इस पर जब अखिल जी बोल रहे थे तो मैं बोलना चाहता था कि फिर वन नेशन वन इलेक्शन का पुरजोर आपको समर्थन करना चाहिए। एक ही बार चुनाव करा लेंगे, ये सब टेंशन ही नहीं रहेगा। मेरे मन में आ रहा था, पर मैंने कहा ये अभी आप डिबेट इस पे कभी और कर लेंगे जब। जी हाँ, बोले अखिल जी। देखिए, हमारे लिए नॉर्थ बेल्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है प्रवीण जी। देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से दिल्ली में प्रचार किया, 14 रैलियां की और 29 सीटों पे जहां पूर्वांचलियों का प्रभाव रहा है। आपने देखा कि पूर्वांचली जहां पे प्रभावित जो विधानसभा रहा है उसमें ज्यादातर सीटें हमने जीती हैं इस चुनाव में। उसी तरह से जो बिहार में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से हमने जो काम किए हैं इतने दिनों तक, वो आगे कैसे हम जनता तक उसको पहुंचाएं, अपनी बातों को लेकर जाएं और विकास के जो गाथा हमने लिखी है वो जनता को नहीं। इसमें मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, क्योंकि चर्चा यहां पर आ गई। मुझे लगता है कि खैर आप पार्टी प्रवक्ता और नेता होने के नाते कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, लेकिन अंशु जी आप थोड़ा सा मुझे इस पर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ एक विनिंग ट्रैक पर है, बल्कि वो अपने मुख्यमंत्री या अपने चेहरे पर भी फोकस कर रही है, जिसका टोटा बिहार में बड़े लंबे समय से रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन एक चीज हम जान ले कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी विचारधारा और जो अभी हाल फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व को हम देख रहे हैं और जिस प्रकार के लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है, उसको लेकर के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और फिर चुनाव को जीत भी रही है। बिहार का केस हालांकि बड़ा दिलचस्प होने वाला है और निश्चित तौर पर एक चेहरे की जो संभावित चेहरे की तलाश है और हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा। लेकिन वहां पर आप जानते हैं कि जोड़ गणित का गणित बड़ा चलता है प्रवीण जी। और एक लेकिन इसमें बिंदु और जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की पूरा विजय रथ की बात कर रहे हैं और आप जिस प्रकार से हारी है, तो एक 4 पंक्तियां मुझे आज कुमार विश्वास जी की याद आ रही है। उनका केजरीवाल जी के साथ किस प्रकार का रिश्ता है हम सभी जानते हैं। तो अभी जो तमाम प्रवक्तागण और मेरे साथ के को पैनलिस्ट चर्चा कर रहे थे कौन जीता हारा, तो विजेता का दिन है और जिनको विश्व विजेता समझा देखो कैसे हारे निकले। तो जो आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपसे इस प्रकार की आप जिस प्रकार से बात कर रही थी, तो जिनको विश्व विजेता समझा देखो कैसे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। तो जब हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो बड़े डायनामिक है, वो ना अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और फिर जब निर्णय आने वाला होता है तब वो सीधी स्पष्ट सी अपना संदेश दे देते हैं। तो मुझे लगता है बिहार का बिगुल उन्होंने बजा दिया है और अब सीधे बिहार की तरफ उनका रथ बढ़ेगा और देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर और किस प्रकार के नेतृत्व पर फोकस करती है। मेरा तो बस बहुत छोटा सा करियर रहा है, 20-25 साल में मैं जितना देख पाया, या मैंने एक ऐसा दौर भी देखा जब बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री बदलते रहे। एक बहुत सशक्त दौर जो है वो 2014 के, ये देश की राजनीति की बात है। और आज जब हम 30-40 साल 50 साल का इतिहास उठाकर देखते हैं ना, तब हमें बड़ा परिवर्तन समझ में आता है, जो ब्रिक बाय ब्रिक ये छोटे छोटे दौर से होते हुए वो आगे बढ़ता है। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब आप अपनी बात रखें। बिहार की बात चल रही है और बीजेपी के चेहरे की बात चल रही है, तो ये बहुत क्लियर होगा कि बिहार का चुनाव बीजेपी कोई भी मोदी जी का ही चेहरा आगे प्रोजेक्ट करेगी। और एक बहुत अच्छी चीज मोदी जी ने लोकसभा चुनाव की हार के बाद सीख ली है, ये जो रेवड़ी कल्चर है, फ्री कल्चर को कैसे टैप करना। ये लाडली बहन योजना जो उन्होंने रीपैकेज करके महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में लाई है, तो फ्रीबी वाला अब तो कोई मुद्दा ऑपोजिशन के पास में बचा ही नहीं है। और इस कारण से अब विकास प्लस जो वहां के लोकल मुद्दे होते हैं उसी पे ही ठीक है। एक आध दिन जैन साहब ये बिहार पर जरा बात करते हैं। अखिल भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अखिल भाई और वैभव जी से बहुत ज्यादा सवाल नहीं ले पाया। मैं मतलब क्या ही लेता, मतलब मैंने सोचा कि आप लोगों ने अपनी बात को रख दिया, ये भी महत्व का है। लेकिन अखिल जी संक्षेप में अपनी बात रखें, फिर एक कमेंट वैभव जी का मैं लूंगा। जी, मेरे को तो बस शुक्रिया अदा करना था, आप लोगों ने इतना समय दिया।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और तीनों जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी भी बात सुनी। नहीं, आज ठीक है। अब आने का दिन है ये और मैडम अंजू मैडम बैठी हुई है, बहुत सारी किताबें उनके पीछे लगी हुई है और मेरी भारतीय जनता पार्टी के जो अब देखिए कई बार क्या होता है, है, प्रशंसा या समर्थन में कई लोग आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करेंगे, उनको बीजेपी प्रवक्ता का तमगा दे देना ये भी ठीक मैं नहीं मानता कि कई बार आपकी हार पर अगर कोई बोले तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया या वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कुछ बोल, कई बार हमारे मुंह से भी निकल जाता है जिस समय जब उत्साह से चल रहा होता तो हम ही पर ठप्पा लगा दे। खैर छोड़ दीजिए, ये एक अलग विषय रहता है। अंजू जी रहने दीजिए, ये एक बड़ा लंबा मसला हो जाता है, खिंच जाता है। वैभव जी चलते चलते आगे क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति है विपक्ष की भूमिका में, या क्या विचार है, क्या ब्रीफिंग मिली है? नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल एक सशक्त कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं इनसे उस पर वॉचडॉग बनाकर रखेंगे। यमुना की सफाई सबसे बड़ी बात है। यमुना मैया की जय जयकार के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण शुरू भी किया, खत्म भी किया, तो यमुना की स्थिति में सुधार आए। और भी जो, चाहे वो प्रदूषण की बात हो, कचरे के ढेर की बात हो, कूड़े के ढेर की बात हो, ऐसी कई बातें हैं जिस पर सभी की निगाह रहेगी। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर विपक्ष के नजरिए से विरोध करने के लिए तो जानी जाती है, तो एक बड़ा वॉचडॉग इधर से रहेगा। तो दिल्ली में आने वाले दिनों में क्या काम होते हैं इस पर सभी की नजर रहेगी। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। रत्नाकर जी आपका धन्यवाद, अखिल जी आपका धन्यवाद, वैभव जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर अंशु आपका धन्यवाद, विशाल जी आपका धन्यवाद।